अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना में 10वीं के इम्तहानात के आगाज़ के पहले दिन पेपर लीक, पुलिस ने किया एक टीचर की गिरफ्तार। विकाराबाद ज़िला के तांदूर में इम्तहान शुरू होने के 7 मिनट बाद व्हाट्सएप पर पर्चे को किए गए शेयर। ज़ेड न्यूज़ की जानिब से शेख मोहम्मद ने गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तेलंगाना के शहजादी निखत ज़रीन को दी मुबारकबाद और की खुसूसी बातचीत। तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय को माह रमज़ान मुबारक में रात देर गए तक बाजार खुले रखने की इजाज़त देने से भी एतराज़। इस मसले को बंडी संजय फ़िरक़ा वाराना रंग देने की कर रहे हैं कोशिश। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बड़ी राहत, मोदी सरनेम के मामले में सुनाई गई 2 साल जेल की सज़ा को किया था राहुल ने चैलेंज। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में 10वीं के इम्तहानात के आगाज़ के पहले ही दिन पेपर लीक होने से मुताल्लिक़ अफवाहें सत्य साबित हुई हैं और इस सिलसिले में पुलिस ने एक टीचर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ है कि विकाराबाद ज़िले के तांदूर में 10वीं जमात के तेलुगु मज़मून के पेपर लीक की इतलात ने पूरी रियासत में सनसनी पैदा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विकाराबाद ज़िले के तांदूर में इम्तहान शुरू होने के 7 मिनट बाद तेलुगु का सवालिया पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप में घूमने लगा। ये पेपर तांदूर के चंद ग्रुप में आया और किसी तरह मीडिया के हाथों लग गया और मकामी मीडिया ने सवालिया पर्चा लीक होने की इत्तला दी। मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पेपर लीक होने का इल्म होते ही पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि तांदूर गवर्नमेंट स्कूल में पेपर लीक हुआ है। पुलिस के आला हुक्काम ने स्कूल पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस की तफ्तीश से मालूम हुआ कि उसे एक सरकारी टीचर के फ़ोन से व्हाट्सएप पर शेयर किया गया था। फिलहाल टीचर को पुलिस हिरासत में ले ली है। पुलिस पेपर लीक होने पर सरकारी टीचर से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पेपर लीक होने की खबर की तस्दीक कर दी। दूसरी तरफ डीईओ रेणुका देवी ने इस मसले पर कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात की और सूरत हाल का जायजा लिया। 10वीं के सवालिया पर्चे की लीक होने के मामले में महकमे तालीम ने 3 अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की है। महकमे तालीम ने विकाराबाद ज़िले के कलेक्टर्स को इस मामले पर रिपोर्ट देने की हिदायत जारी की है। इस वाक़े में मुमतहिन सुपरिटेंडेंट और डिपार्टमेंटल अफसर के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ऐलान किया कि इन तीनों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करके इन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके हिंदुस्तान और तेलंगाना का नाम रोशन करने वाली निखत ज़रीन ने आज हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद से बातचीत करते हुए अपने ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने उनको मुसलसल कामयाबी मिलने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि निखत ज़रीन की हैदराबाद आमद पर केसीआर हुकूमत की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाने वाली निखत ज़रीन को एकेडमी के क़याम के लिए हुकूमत ने ताउन फराहम करने का भी ऐलान किया है। इसी तरह निखत ज़रीन के लिए डीएसपी की मुलाज़मत का भी ऐलान किया गया है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं बैक टू बैक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीती हूँ करके। और पहली बात तो स्पेशली होम क्राउड के सामने जीतना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सब के पीछे मेरे माँ बाप का हाथ है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतने साल से स्ट्रॉन्ग रखा, गिव अप करने नहीं दिए और मेहनत करते रही। जब कोई साथ नहीं था तो ऊपर वाला मेरे साथ था। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और ऐसे ही मेहनत करते रहूँ और ऐसे ही इंशाल्लाह ओलंपिक में भी मैं गोल्ड लेकर आऊँ अपने देश के लिए। मैम, जब आप खेल रही थी तो आपके हिसाब से फैमिली था, आपको कब लगा कि आप जीत सकते हैं? अगर मैं फ़ाइनल मैच की बात करती हूँ तो मैं फर्स्ट राउंड 5-0 से जीती थी और सेकेंड राउंड 3-2 का स्कोर था। तो 3 जजेस मेरे अपोनेंट के फेवर में थे, 2 जजेस मेरे फेवर में थे। तो लास्ट राउंड में जब स्टार्ट होने से पहले जिस तरह से होम क्राउड पुकार रही थी, एनकरेज कर रही थी, तो एक अंदर से एक अलग ही जोश उभर के आया था और बस एक ही सोच के खेलने गई आगे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अपना पूरी जान लगाना है यहाँ पे और ये फाइनल मैच जीतना और ये गोल्ड मेडल कैसे भी करके जीतना ही है करके। अभी न्यू जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है?
मैं बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको अगर लाइफ में कुछ बनना है तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का फल ऊपर वाला ज़रूर आपको एक दिन देगा। और आप मेहनत करते रहिए और आप ऐसे ही अपने माँ बाप का और अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया। चलिए, कैसा लग रहा है सर आपको? जो निखत ने जो कामयाबी हासिल की है, परसों रिसेंटली जो न्यू दिल्ली में आलमी चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल हुए, वो बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरी काम के बाद 6 बार के वर्ल्ड चैम्पियन के बाद में निखत का नाम आया हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, वो बहुत खुशी की बात है। और हमारे ख़ासतौर हमारे तेलंगाना की बच्ची है और ख़ासतौर हमारी मेरी लड़की है, तो बहुत खुशी की बात है। हम बहुत बड़ा फ़ख्र करते हैं निखत के ऊपर। और आने वाले एशियन गेम्स और में क्वालिफाई होकर ओलंपिक्स में भी मेडल मारते हैं, जरूर बिल्कुल गोल्ड मेडल देंगे अपने देश के लिए। सब आप जब वहाँ पे प्रेजेंट थे खेलते वक्त कैसा फील करते थे आप? क्या सोचती है आपकी? जी बिल्कुल, मैं पहली बार मैं भी लाइव में मैच देखा हूँ वहाँ पे। और जब मैं मैच चालू होने से 2 मिनट 3 मिनट पहले जब स्टेडियम पूरा जम पैक होगा, जो आवाज़ ढोल बाजा वो सीटियाँ वगैरह सब देखने का नज़ारा था। जब मैं पीछे पलट के देखा स्टेडियम में कितने लोग आए, क्या देखा, तो एक सीट खाली नहीं है, पूरे लोग झंडे चारों तरफ झंडे लहरा रहे हैं। लोग ट्राई कलर की टोपियाँ पहन लिए, कोई लोग तो ट्राई कलर का ऊपर ड्रेस के जैसा पहन लिए। यानी देखने के बाद मेरे को खुशी की लहर इतनी हो गई कि मेरे एक करीब आंखों में आंसू आने के वैसा फील हो गया मेरे को। यानी कि खुशी से भी माहौल होता इतना ये हो गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब आगे क्या फ्यूचर के लिए क्या सोचे हैं सर? आगे अभी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हो गए इंडियन टीम के लिए, जो सितंबर में है, और वो उसमें जो हम सेमीफाइनल में आना है, जो ओलंपिक क्वालिफाई हो गए। जी, दूसरे माँ बाप के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ सबके लिए कि अपने बच्चों को भी आप एक स्पोर्ट्स लीजिए, फिजिकल फिटनेस भी रहेगा और आज ज़रूरी है, और सेल्फ डिफेंस भी रहेगा बच्चों को। और बॉक्सिंग खासतौर पे लीजिए, सस्ता गेम है लेकिन रिज़ल्ट के चांसेस ज़्यादा रहते। आप अपने बच्चों को भी लाइए। और ख़ासतौर पे हम सीएम साहब के पास आज या कल उनसे मिलने के हमारे को अपॉइंटमेंट मिलने का है, मुलाकात हो गई, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उनके नॉलेज में भी है कि KTR साहब के भी, कविता मैडम के एकेडमी लैंड के लिए मंजूरी मिलने वाली है। मिल गई तो फिर हमारे जितने भी तेलंगाना के लड़के लड़कियां रहेंगे, हम फ्री ऑफ कास्ट, एक पैसा भी नहीं लेंगे, अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग दे के उनको आप तेलंगाना के खेलने के, तेलंगाना का नाम लाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरी लड़की की जैसे। थैंक यू। शुक्रिया। दक्कन ऑस्ट्रेलियन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। शहर के बरमगड्डा रेलवे गेट के पास ये किट कलीमुद्दीन अहमद के हाथों तकसीम किए गए। कलीमुद्दीन दावा के इंडिया के कन्वेनर हैं। इस कार्य खैर में दावा के सदर मुस्तफ़ा मोहम्मद, नायब सदर आसिफ वारसी, जनरल सेक्रेटरी सैयद रऊफ़, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ, PRO हैदर खान, काजिन सैयद कादरी, चेयरमैन सैयद आज़म और ट्रस्टीज़ फजल गौरी, साल हसन और सैयद जमशेद हिस्सा लिए हैं। बता दें कि इस तंजीम के जानिब से लॉकडाउन, फ्लड्स और मरीज़ों के अलावा दीगर ज़रूरतमंदों की भी मदद की गई। इस सिलसिले में इंडिया के कन्वेनर कलीमुद्दीन अहमद ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान पैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। दावा की तरफ से, दावा मीन्स दक्कन ऑस्ट्रेलियन वेलफेयर एसोसिएशन, बल्कि एक सिडनी की हैदराबाद के भाई लोगों की एसोसिएशन है ये। माशाल्लाह इसके जो प्रेसिडेंट है मिस्टर मुस्तफ़ा और जो जनरल सेक्रेटरी आज़म साहब और हमारे सोहेल हसन साहब और हैदर अली साहब और रऊफ़ साहब, और ये अपने काफ़ी सारे अभी मेंबर्स हैं जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ, जैसे कि रईस भाई है और जैसा कि रज़ा साहब है। ये सारी ये पूरे जो है ना एसोसिएशन के बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है। और जमशेद भाई है, ये पूरे सीनियर्स वहाँ के बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और हमारे अकाउंटेंट जो वहाँ के जो फेमस है चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे जाहिद साहब, ये सबकी ज़ेर निगरानी में हर साल एक प्रोग्राम किया जाता है रमज़ान पैक डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि रोज़गार को एक इनफ एक 15 से 20 दिन का अनाज पानी उनको मिल जाए। और उसके अंदर हम लोग इंग्रेडिएंट्स जो रखे हैं, चावल भी रखे हैं, उसमें आटा भी रखे हैं, इमली, दाल और खजूर का पैकेट भी है, ऑयल भी है, उसमें काफ़ी सारी और चीज़ें जो भूल रहा हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली के लिए इनफ है एक 15 दिन 20 दिन रोज़े रहने के लिए इंशाल्लाह। तो बस हमारी एक ही गुजारिश है कि बस ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई
चाहे कोई नाम के लिए कर रहे हैं बोल के, बस अल्लाह की राह में कर रहे हैं, बस ताकि दूसरे लोग देख के इंस्पायर होके और ज़्यादा करना बोल के उसकी वजह से ये इंटरव्यू डाला जा रहा है। बाकी कोई मकसद नहीं है, कोई हमारे को पब्लिसिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई एक पॉलिटिकल इसमें वो है। ओनली सिर्फ प्राइवेट लोग हैं जो एसोसिएशन बना के ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी सारे सालों से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं यहाँ पे, जैसा गायत्री से ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था, राइस डिस्ट्रीब्यूशन था, फ्लड्स के टाइम पर डिस्ट्रीब्यूशन था, और घरों पे जाके भी जो लोग बीमार, जो मसले मसाइल में, उनकी भी बन मुट्ठी भी काफ़ी हेल्प की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब कभी कोई मसला आता है तो हम लोग दावा के ग्रुप में उसको पोस्ट करते हैं कि भाई ये मसला आया है। उसके बाद यहाँ का जो इंटरनेशनल कन्वीनर मैं हूँ, मेरा काम है जाके इन्वेस्टिगेशन करना कि वेदर ये जेन्यून केस है या नहीं है। जब मेरे अप्रूवल के बाद फिर वहाँ से फंड्स रिलीज़ होके वो जो भी जिनकी मदद करना है उनकी मदद हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग तमाम हमारे दावा मेंबर्स के लिए दुआ करिए और उनके अल्लाह ताला और हाथें मजबूत करे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करे, लोगों की मदद करे। बस आप लोग दिल से दुआ दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। रमज़ान में तो हम लोग तकरीबन 1250 किट्स बांटे थे, मगर लास्ट टाइम सिर्फ राइस डिस्ट्रीब्यूशन था। अब कि ये साल हम लोग क्या करें, रमज़ान पैक बनाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, तो भी अप्रॉक्सीमेट एक 550 के करीब जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट के ईयर के मुकाबले कम इसलिए कि लास्ट में सिर्फ राइस था। अब के तकरीबन पूरा ग्रॉसरी वगैरह कंप्लीट पैक है, जिसके इंशाल्लाह हम लोग की नीयत है कि अगले साल अल्लाह चाहे तो इसे डबल या ट्रिपल गुना और करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं देखा बहुत ज़रूरतमंद लोग आते हैं, काफ़ी उम्मीद से आते हैं। क्या मसले मसाइल है वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने, अल्लाह उनके मसले हल करे, तमाम उम्मत के अल्लाह मसले हल करे, ताकि किसी का हाथ लेने वाला ना हो, सिर्फ हाथ देने वाला हो। क्योंकि हम ऐसा भी दौर गुजार चुके हैं मुसलमान कि सिर्फ देने वाला हाथ था, लेने वाला हाथ नहीं था। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारे हालात अल्लाह ताला इस तरह सुधार दे के तमाम उम्मत के लोग सिर्फ देने वाले रहे, लेने वाले नहीं रहे। सिर्फ लेने वाले हाथ कुछ और रहे, मगर सिर्फ उम्मत वाले देने वाले हाथ रहे। अल्लाह हमारे उम्मत के हालात को सुधार दे और अल्लाह हम सब की आखिरत कामयाबी दे दे। अल्लाह हम सब की ख़बर में रोशनी अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब को दुनिया ख़बर आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। और जज़ाकुमुल्लाह खैर। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर का जामिया निज़ामिया कॉम्प्लेक्स एबिट्स में आज चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक़ के हाथों इफ्तिताह अमल में आया, जहां बच्चों को कई तरह की कोर्स सिखाए जाएंगे। कोर्स मुकम्मल होने के बाद जॉब के लिए भी बच्चों को मदद फराहम की जाएगी। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक़ ने तलबा से खिताब किया, जबकि TWG इंटरनेशनल स्कूल डेवलपमेंट CEO शेख रहमान ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर शेख रहमान है। मैं TWG इंटरनेशनल का फाउंडर एंड चेयरमैन। आज हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था जिसमें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब मोहम्मद इसहाक़ साहब को बुलाया गया इनाग्रल प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन रिसेंटली हैव लॉन्च द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम्स। तो उसके तहत माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने TWG इंटरनेशनल को एज वन ऑफ द सेंटर सेलेक्ट किया है हैदराबाद में, जिसमें हमको यहाँ पर 3 प्रोग्राम्स अलॉट किए गए विद द कैपेसिटी ऑफ 60 स्टूडेंट्स, जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ESS इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स है और क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये 3 कोर्सेज़ में बच्चों को उनके जो रिक्वायरमेंट ही है, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो रिक्वायरमेंट है, उसके तहत बच्चों का सिलेक्शन किया गया और वो बच्चों की ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी। इसका प्राइमरी मकसद ये है कि बच्चों को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और फिर स्किल ट्रेनिंग होने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि आज की तारीख़ में बिना स्किल्स के देयर इज़ नो जॉब। बच्चे आजकल डिग्री हासिल कर रहे हैं, 10th पढ़ रहे, इंटर पढ़ रहे, डिग्री पढ़ रहे, इंजीनियरिंग पढ़ रहे, बट बच्चों के पास स्किल्स नहीं होने की वजह से इंडिया में, सारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट दी हाईएस्ट। तो उसकी वजह से ये जो इक़दाम किया गया VRS गवर्नमेंट, जिसमें जनाब KCR साहब का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना रोल है कि उसके लिए माइनॉरिटी के लिए इतने ज़्यादा बच्चों का एलोकेशन हुआ, सीट्स का एलोकेशन हुआ और उसके तहत ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं तेलंगाना में। तो मैं जनाब मोहम्मद इसहाक़ साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, जनाब KCR साहब और सारी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन टीम, DMWO के जनाब इलियास साहब, इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल बनाने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच। इंस्टीट्यूट में आप लोगों के साथ एक मुलाकात का मौका मिला मुझे। मैं जनाब
हमारे रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे यहाँ पे आने का दिया है। इसी के साथ मेरे साथ सीनियर BRS के लीडर बदरुद्दीन साहब और एडवोकेट एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर अमीरुद्दीन साहब और सभी मेरे स्टूडेंट्स को और सभी को स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है वापस्ता होकर जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि रहमान साहब का नाम बहुत अच्छा है इस मामले में, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है रहमान साहब के बारे में, क्योंकि ये खासकर अपने कौम के बच्चों को जो है ट्रेनिंग दिलाकर जो है प्लेसमेंट दिलवाने की बहुत कोशिश करते हैं, उसमें कामयाबी होते हैं, क्योंकि अल्लाह जिसकी नीयत अच्छी रखता है उसको कामयाब करता है। तो जी रहमान साहब की बहुत अच्छी नीयत है इस मामले में। तो रहमान साहब को जो है हुकूमत तेलंगाना की जानिब से, हमारे MMC की जानिब से पूरा ताउन किया जाएगा। अभी जो कोर्सेस आपको अलाट किए गए हैं वो कोर्सेस इंशाल्लाह प्लेसमेंट के साथ है। वो तो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से लॉकडाउन के बाद एक फिर शुरू किया, लॉकडाउन के 1 साल जो है इस कोर्स को नहीं किया गया था लॉकडाउन होने की वजह से। इसके बाद जो है 1708 लोगों को जो है ट्रेनिंग देने के लिए गवर्नमेंट से, हमारे हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इजाज़त दी गई थी। नेक्स्ट अभी जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को 5000 स्टूडेंट्स को देने के लिए परमिशन मिला है। तो इंशाल्लाह हम जो है अभी इसके बाद अप्रैल मई के बाद जो है नया बैच शुरू करेंगे। आप लोग अभी जो कोर्सेज कर रहे हैं ESS कोर्सेज और जो है CCTV के हाँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब एक कोर्सेज है, और आपको कुछ नए कोर्सेज करना चाहते हैं जो आजकल मार्केट में जो है जिसकी अहमियत है, अगर वो कोर्सेज करना भी चाहते हैं तो रहमान साहब को आप सजेशन दीजिए, उस कोर्स को हम ऐड कर लेंगे MMC की जानिब से। क्योंकि हुकूमत तेलंगाना हमारे KCR साहब ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ट्रेनिंग के जरिए जो है दूर किया जाए, ताकि अपने बच्चों को जो है ट्रेनिंग देकर प्लेसमेंट देने की जो कोशिश हुकूमत तेलंगाना KCR साहब कर रहे हैं, उसके लिए MFC जो है हम दिल से काम करके जो है KCR साहब का जो मकसद है, देखिए KCR साहब खासकर अपने माइनॉरिटीज़ के लिए जो काम उन्होंने कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, सबसे पहले उन्होंने जो है टेमरिल्स ईजाद किया। टेमरिल्स के जरिए बच्चों को जो है खासकर जो है सचार कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिसमें जो है हम तालीम में जो है बहुत पीछे थे, तो इससे पहले जो हुक्मरान सिर्फ रिपोर्ट बनाए, लेकिन रिपोर्ट जो सचार कमेटी की रिपोर्ट है उस पर अमल करने वाली शख्सियत KCR साहब है। तेलंगाना बीजेपी की सदर बंडी संजय को माह रमज़ान मुबारक में रात देर गए तक बाजार खुले रखने की इजाज़त देने से भी एतराज़ है। इस मसले को बंडी संजय फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एक पार्टी के यूथ कमेटियों के अरकान से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में माह रमज़ान के दौरान नाइट लाइफ पर कोई उसूल लागू नहीं होता। इस महीने में कोई भी ट्रिपल राइडिंग कर सकता है, रात भर दुकानें खुली रहेंगी और आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या दशहरा के दौरान इसी तरह नाइट लाइफ की इजाज़त दी जाती है? हिंदू त्योहारों के दौरान दुकानें रात देर गए तक खुली रखने की मेरी बहुत सी दरखास्तों पर कान नहीं धरे गए और रात 9 बजे दुकानें बंद कर दी जाती है। क्या जमहूरियत में उसूल सबके लिए बराबर नहीं होते? ఈ భారతదేశం 80% హిందువుల దేశం ఈ భారతదేశం 80% హిందువులు ఉంటారట ఈ దేశంలో హిందూ దేశం అన్నట ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్య దేశం అంటారట అరే 80% ఉన్న హిందువుల దేశంలో హిందువులు ఆరాధ్య దైవంగా భావించే రాముడు పుట్టిన స్థలంలో రామ జన్మభూమిలో రామ మందిరం నిర్మించడానికి చాతనైతలేదట హిందువులకి. ఇది ఎక్కడి హిందూ దేశం రా, వీళ్ళెక్కడి హిందువులు రా అని చెప్పి ప్రపంచమంతా హేళన చేసిందన్న హిందూ సమాజాన్ని. నవ్విందన్న ప్రపంచమంతా హేళన చేసిందన్న, చీతు అన్నారన్న మనం చూసి. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈయన కాంగ్రెస్ పార్టీ అయోధ్యలో రామ మందిరం గురించి మాట్లాడలేదన్నా. అసలు అక్కడ రామ మందిరమే కాదన్నా, రాముడు పుట్టలేదన్నాడన్నా. అక్కడ రాముడు పుట్టినట్టు ఆధారాలు ఏమున్నాయని అడిగిందన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఎంఐ పార్టీలు, కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ప్రశ్నించినాయన్న. విశ్వ హిందూ పరిషత్ వార్నింగ్ ఇచ్చిందన్న, వస్తం అయోధ్యలో నా రాముడు పుట్టిన స్థలంలో ఎట్టి పస్లో దివ్యమైన భవ్యమైన రామ మందిర నిర్మాణం నిర్మించి తీర్థమని చెప్పి వార్నింగ్ ఇచ్చి మొదలుపెట్టమన్న యుద్ధం. పోయినన్నా నేను కూడా వేరన్నా కరసేవకు ఆ డూములు కూల్చివేతలో నేను కూడా పాల్గొన్న ధైర్యంగా చెప్తాను. బండి సంజయ్ ఎక్కడ భయపడాడన్నా, భయపడే ప్రసక్తి. ఎస్, బండి సంజయ్ హిందూ అని గర్వంగా చెప్పుకుంటారన్నా. కర సేవలో పాల్గొన్నటువంటి అదృష్ట భాగ్యం నాకు దొరికిందన్న. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తను కనుకనే
కర్ర సేవలో పాల్గొనే అదృష్ట అవకాశం నాకు వచ్చిందన్న. భయపడే ప్రసక్తి లేదన్నా. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बड़ी राहत हासिल हुई है। बता दें कि राहुल गांधी आज गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट पहुंचे और ज़ेरे अदालत के जानिब मोदी सरनेम मामले में सुनाई गई 2 साल जेल की सज़ा को चैलेंज किया। राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की और सूरत कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। इस दरमियान अदालत ने राहुल गांधी के जानिब से सज़ा पर रोक लगाने की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की और उस वक्त तक के लिए उन्हें ज़मानत देने का फ़ैसला सुनाया। वाज़ेह रहे कि एक अदालत ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें नाअहल करार दे दिया गया था। मतलब अभी राहुल जी को जब तक ये अपील चले दूसरी जमानत अर्जी करने की जरूरत नहीं है। फाइनल कितने की 15,000 वो तो 15,000 की जमानत। हाँ जी, अभी जो बाकी रह गया जो आपके हर आदमी के दिमाग में राहुल जी के साथ है कि राहुल जी के खिलाफ है, दो उनके जो दिमाग में एक ही सवाल है, क्या राहुल जी का संसद पद वापस आएगा? आएगा तो कैसे आएगा? ये सवाल बार बार मीडिया पूछ रही है और मीडिया आम आदमी को बताना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं एज अ लॉयर, एज अ कांग्रेस लीडर, अभी जो बाकी रह गया वो वापस देना है कि नहीं देना है, कन्विक्शन को सस्पेंड करना है कि नहीं करना, दोषित को पर स्टे देना ही नहीं दे, वो जो एप्लीकेशन है उस पर हमारे वकील ने बताया कि साहब हमारी सुनवाई आज ही कर लो। कोर्ट ने तो आज सुन ही नहीं सकती थी। आज कोई कंप्लेनेंट का, फरियादी का वकील हाजिर नहीं था, फरियादी नहीं थे, तो कोर्ट ने नोटिस किया है फरियादी को, कंप्लेनेंट को नोटिस दिए, बताया गया है कि 13 तारीख को इसकी सुनावनी होगी। 10 तारीख तक फरियादी को जो भी हलफनामा दाखिल करना है, जो भी जवाब देना है, जो रिप्लाई करना है नोटिस एप्लीकेशन, उसका टाइम 10 तारीख तक दिया गया है और 13 तारीख को अभी राहुल जी का सांसद पद वापस आएगा कि नहीं आएगा उसकी सुनवानी होगी। 13 तारीख को हम मान सके 13 तारीख को जब सुनवाई होगी उसके बाद पता चलेगा कि वो सभ्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद पता मतलब एक कोर्ट नहीं करे, एक कोर्ट तो फाइनल जब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगी तब पता चलेगा कि उसके पर रहेगा कि नहीं रहेगा। पता नहीं कहाँ अटकेगा। मान लो कि कल ग्रांट हो गया तो फरियादी नहीं जाएगा, उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। वो फरियादी जा सकता है हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मान लो कि नहीं दिया गया है, सस्पेंशन नहीं किया, तो राहुल जी हाई कोर्ट जाएंगे, राहुल जी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो अभी कब होगा, क्या होगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा, कोर्ट के भीतर क्या हुआ? राहुल गांधी क्या टेंशन में थे या नर्वस नजर आ रहे थे? क्या हुआ कोर्ट के भीतर? मैडम, ये नर्वस होने की बात ही नहीं, जब कुछ ने कोई गुनाह किया ही नहीं है। ये तो बनी बनाई घटना है, साबित ही नहीं हुआ कि राहुल जी कोर्ट वहाँ क्या बोले। हम सब मानते कि हम सब जानते, चलो मान के चलो कि हम सब जानते क्या बोला, लेकिन ये तो कोर्ट है, एविडेंस की है। जब तक आप एविडेंस कोर्ट में रखोगे नहीं, साबित नहीं करोगे कि राहुल जी ने क्या बोला और बोलने की वजह क्या थी और उसका इरादा क्या था, तीनों चीजें देखनी पड़ती। जब डिफेमेशन आप कर रहे तो उसका वजह और इरादा दोनों देखना चाहिए। बार बार बताया जा रहा है मीडिया में, राहुल जी के जो खिलाफ लोग हैं उन लोगों को, मुझे किसी का नाम नहीं देना है, वो बता रहे हैं कि आपने मोदी के विरुद्ध में, मोदी सरनेम चोरों की क्यों है करके ओबीसी का अपमान किया है। तो मैं बताऊं कि इनमें 3 मोदी की जिक्र है, नरेंद्र मोदी जी की, ललित मोदी जी की और नीरव। तीनों में से 2 तो ओबीसी वाले है ही नहीं। और प्रधानमंत्री की बात आई तो उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री जी ने आपको ये कंप्लेंट करने के लिए बोला है, तो उसने तो मना किया। और मोदी कोई कास्ट नहीं है, मोदी सरनेम है। कास्ट और सरनेम में डिफरेंस है। सरनेम वाले, मोदी सरनेम वाले हर कास्ट में थे, बनिया में भी है, हिंदी स्पीकिंग एरिया में बहुत सारी ज्ञातियों में मोदी सरनेम है। यहाँ भी पारसे में भी मोदी है, यहाँ और बनिया में भी मोदी है। तो ये ओबीसी समाज की, मतलब पूर्णेश जी ओबीसी समाज के वो से अपने बता रहे, तो मेरी बेइज्जती हुई और मेरे समाज की बेइज्जती हुई, जो कहना है वो गलत है। एक चीज और पूछनी थी इसमें, ये राहुल गांधी ने जिस तरह से किया है, तो क्या इन पर्सन उनको आना पड़ेगा 13 अप्रैल को ना, या सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से चलेगा? नहीं, लॉयर से हाजिर रहेंगे। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उनको नेक्स्ट टाइम आने की जरूरत नहीं है।
अच्छा खुद आने की जरूरत नहीं। ये 3-5 जो डेट है वो कौन सी? दूसरे 3-5 3 मई की कोई डेट 3 मई की है और 13 किसी का दिमाग का फिरा हुआ नतीजा है। कोई 3 मई की डेट है ही नहीं, किसी ने अफवाह फैलाई है। अभी जो होना है वो 13 को होगा, या तो 13 के बाद कोर्ट कोई मान लो कि कोई वजह से 13 को सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट जो डेट देगी। सैबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम राजेंद्र नगर ने गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले हुक्का पार्लर पर छापा मारते हुए 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई कल रात की गई। एक इत्तला पर सलमान नगर में हल्का पार्लर पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस के मुताबिक हुक्का पार्लर का इंतजामिया मुकर्ररा वक्त से ज़ायद वक्त तक हुक्का पार्लर चलाते हुए कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहा था। पुलिस ने कहा कि हुक्का पार्लर्स के रिकॉर्ड्स को भी मुनासिब तौर पर नहीं रखा गया था। पुलिस ने हुक्का पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले अशिया को भी जब्त कर लिया। शहर हैदराबाद के मोसब टैंक में वाक़ पचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंद्र आनंद, अनवर वेंकटेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। तेलंगाना में 10वीं के इम्तहानात के आगाज़ के पहले दिन पेपर लीक, पुलिस ने किया एक टीचर के गिरफ्तार। विकाराबाद ज़िला के तांदूर में इम्तहान शुरू होने के 7 मिनट बाद व्हाट्सएप पर पर्चे को किए गए शेयर। जेड न्यूज़ के जानिब से शेख मोहम्मद ने गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तेलंगाना के शहजादी निखत ज़रीन को दी मुबारकबाद और की खुसूसी बातचीत। तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय को माह रमज़ान मुबारक में रात देर गए तक बाजार खुले रखने की इजाज़त देने से भी एतराज़। इस मसले को बंडी संजय फ़िरक़ा वाराना रंग देने की कर रहे हैं कोशिश। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बड़ी राहत, मोदी सरनेम के मामले में सुनाई गई 2 साल जेल की सज़ा को किया था राहुल ने चैलेंज। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पज़ीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।